Hello everyone, so you are here on Biology Bubble and today we are going to discuss about mechanism of DNA replication, which is a small part of class 12 chapter Molecular Basis of Inheritance. So before going to start DNA replication, the first question that strikes in our mind is that where DNA और RNA is present in an organism. DNA या RNA जो है वो किसी भी organism में कहाँ present होते हैं. So let's see. All living organisms are consist of cell, as we know. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के ही बने हुए होते हैं और एक सेल से कम कुछ भी है तो हम उसे लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म मिनिमम सिंगल सेल के भी बने हुए होते हैं जिन्हें यूनिसेलुलर बोलते हैं. तो सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हेरिडिटी होती है. हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं उसे हेरिडिटी बोलते हैं. तो न्यूक्लियस की वजह से ही हेरिडिटी होती है. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ये वो पार्टिकल हैं जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए. डीएनए और आरएनए है क्या? सो दीज आर द न्यूक्लिक एसिड्स इन क्रोमोसोम्स. डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. दे आर यूनिक फॉर ऑल लिविंग बीइंग. डीएनए और आरएनए हर लिविंग बीइंग के लिए अलग होते हैं, यानी इसमें जो कोड प्रेजेंट होते हैं डीएनए एंड आरएनए कोड्स आर यूनिक फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. सो इसका काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. जब भी कहीं पे कोई क्राइम होता है, हम टीवी सीरियल में भी देखते हैं, वो डीएनए से पता लगा लेते हैं कि उस क्राइम पोजीशन पे जो सेल मिले या हेयर सैंपल मिले, स्किन सैंपल मिले, वो किस बंदे के हैं. वो इसलिए पता लगाया जा सकता है क्योंकि सबके लिए डीएनए और आरएनए अलग अलग हैं, कोड अलग अलग है इसमें जो प्रेजेंट होते हैं. डीएनए और आरएनए ही वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं या वो कंपाउंड है, वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से हेरिडिटी होती है क्रोमोसोम्स में और क्रोमोसोम से न्यूक्लियस में. ये ही रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से क्रोमोसोम जब ऑफस्प्रिंग में जाते हैं पेरेंट से तो अपने साथ उनके कैरेक्टर्स भी ले जाते हैं. ये डीएनए और आरएनए की वजह से ही होता है. अब देखते हैं डीएनए की फुल फॉर्म क्या है. तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड. आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ये, इसलिए इन्हें न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है. न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स. अब दूसरा क्वेश्चन इसके बाद जो आता है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए. अब हमें पता चल गया कि कहाँ प्रेजेंट हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लेकिन अब इनका स्ट्रक्चर क्या है. सो दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के. पॉलीमर यानी एक चेन बना देते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक लॉन्ग चेन बना देते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की, इसलिए इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोला जाता है. अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड शुगर, बेस और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है. और अगर इसमें से हम फॉस्फेट निकाल दें, शुगर और बेस, इसे हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं. तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट लगा देंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा. अब जो थर्ड क्वेश्चन आता है इसके बाद किसी के भी माइंड में इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद वो हो सकता है कि विच टाइप ऑफ शुगर डीएनए और आरएनए हैज़. इनमें शुगर कैसी होती है? अभी हमने न्यूक्लियोटाइड में पढ़ा शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट. तो किस टाइप की शुगर के बारे में बात कर रहे हैं? तो डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में होती है राइबोज शुगर. तो डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला है C5H10O4. राइबोज शुगर का फॉर्मूला है C5H10O5. अब डीऑक्सीराइबोज इसे इसलिए ही कहते हैं क्योंकि एक ऑक्सीजन कम है, डीऑक्सी, यानी कि इट लैक 1 ऑक्सीजन. आरएनए में 5 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, इसमें 4 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं. ये इसका स्ट्रक्चर है. इसके स्ट्रक्चर में जो हम नंबरिंग करते हैं कार्बन की,
वो क्लॉकवाइज करते हैं, और ये जो 1 के ऊपर डैश लगा हुआ देख रहे हैं, 1 डैश 2 डैश, इसे बोलते हैं 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। दोनों स्ट्रक्चर लगभग कॉमन है, लेकिन 2 प्राइम पोजीशन पे इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और इसमें ऑक्सीजन मिलेगा 2 प्राइम पोजीशन पे। बस दोनों के स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस है। डिऑक्सीराइबोस शुगर में 2 प्राइम पोजीशन पे, 2nd प्राइम पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होता है और राइबोस में होता है। इन दोनों शुगर को ही हम पेंटोस शुगर बोल सकते हैं, क्योंकि 5 कार्बन की शुगर है, ये 5 कार्बन से मिलकर बनी है, इसलिए 5 के लिए वर्ड आता है पेंट, तो पेंटोस शुगर बोला जाता है। ओस जो सफिक्स लगाते हैं हम किसी भी चीज़ के पीछे, वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए लगाते हैं। ओस सफिक्स इज़ यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड एज इज़ यूज फॉर एंजाइम्स। दिस इज़ एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो अब इसके बाद हमें पता करना है कि बेसिस क्या चीज़ होती हैं। शुगर के बारे में हमने पता कर लिया, अब हमें बेसिस के बारे में पता करना है। सो लेट्स सी व्हाट द बेसिस आर। तो डीएनए और आरएनए में जो बेस प्रेजेंट होती हैं, दोज बेसिस आर नाइट्रोजिनस बेसिस। ये 2 टाइप की होती हैं। पहली कैटेगरी को हम बोल देते हैं प्यूरिन एंड द सेकेंड वन इज़ नोन एज पिरिमिडीन्स। तो प्यूरिन जो है 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स की बनी हुई होती है, 2 रिंग प्रेजेंट होती हैं इसमें, जिसमें अलग अलग दोनों ही रिंग के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक होती हैं, डिफरेंट रिंग होती हैं एक दूसरे से। 9 मेंबर्स की ये दोनों रिंग होती हैं, दोनों को एक साथ मिला देंगे तो 9 मेंबर्स बन जाएंगे। प्रिमिडीन्स जो है उसमें एक ही रिंग प्रेजेंट होती है और 6 मेंबर होते हैं प्रिमिडीन में, एक रिंग में। अब प्रिमिडीन में इन्होंने पूछा है कि नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो प्रिमिडीन का तो सिंपल है, 1st एंड 3rd पोजीशन पे इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। प्यूरिन के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, पहले सारे ऑड नंबर्स लिख लेंगे 1 3 5 7 9 एक्सेप्ट 5 को छोड़ के बाकी सारे ऑड नंबर्स पे 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन बेसिस, जिसे A और G से डिनोट करते हैं, और प्रिमिडीन्स में आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन, CUT। इसे कट से याद कर सकते हैं, कोड है इसका CUT कट, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन। और प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ जाता है कि प्यूरिन कौन से हैं और प्रिमिडीन्स कौन से हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक याद कर लीजिए, प्रिमिडीन्स CUT कट। अब A, G, C आर कॉमन इन DNA एंड RNA। एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन ये DNA और RNA में कॉमन होते हैं, लेकिन यूरेसिल RNA में होता है और थाइमीन DNA में होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, यूरेसिल RNA में, थाइमीन DNA में, बाकी 3 बेसिस जो हैं वो कॉमन होते हैं। टोटल 5 बेस होते हैं। अब एडेनिन और थाइमीन जब ज्वाइन करेंगे तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो ये इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इसको याद करने के लिए ट्रिक है AT, एप्पल ऑन ट्री, हमेशा AT के साथ ही जुड़ेगा, तो एप्पल ऑन ट्री से याद कर सकते हैं। और C और G हमेशा ग्वानिन और साइटोसिन का ही पेयर बनेगा। इन केस ऑफ RNA A के साथ U जुड़ जाएगा, क्योंकि RNA में थाइमीन नहीं होता है, उसमें यूरेसिल होता है। G और C कार इन गैरेज, ये इसका कोड बन जाएगा। अब एप्पल जो है वो लाइट वेट होता है, तो इसलिए हम इमेजिन कर लेंगे अब खुद याद करने के लिए कि उसमें 2 बॉन्ड लगेंगे, और कार इज़ एन हैवी ऑब्जेक्ट तो उसमें 3 बॉन्ड लगेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट दे रखा है यहाँ, बहुत सिंपल है। ये भी याद रखना है कि प्यूरिन और प्यूरिन कभी कनेक्ट नहीं हो सकते, प्रिमिडीन और प्रिमिडीन कभी कनेक्ट नहीं हो सकते। प्यूरिन एंड प्रिमिडीन के बीच में ही बॉन्ड बनेगा और कनेक्ट होंगे। अब देखते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए हैज़ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है, इसे डबल स्ट्रैंडेड भी बोल सकते हैं। ये एक रोप की तरह होता है जिसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं और आपस में ट्विस्ट किए हुए होते हैं रोप बनाने के लिए।
आरएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड या इसे सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ हम डीएनए का स्ट्रक्चर, इसमें बॉन्ड देख लेते हैं कहाँ कहाँ कैसे बॉन्ड प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम यहाँ 3 प्राइम 5 प्राइम और यहाँ पर इसका कंट्रास्ट है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। तो डीएनए के जो 2 चेन्स होती हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं, वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं एक दूसरे से। जैसे कि यहाँ 3 प्राइम 5 प्राइम और ये अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है 3 प्राइम 5 प्राइम। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे एक राइबोज शुगर बनी हुई है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसके साथ एक बेस जुड़ा हुआ है और एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ये मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। दिस शुगर, दिस बेस एंड दिस फॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट हो गई। और ऐसी ही बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड यूनिट बनती जा रही है। एक ये यूनिट हो गई, उसके बाद नीचे ये वाली यूनिट हो गई। ऐसी ही बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड यूनिट आपस में अटैच्ड होती जाएंगी और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देंगी। तो अब इसमें बॉन्ड्स देख लेते हैं कि बॉन्ड्स कैसे कैसे बने हुए हैं। तो शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड है उसे बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दिस वन। और जो बेस और बेस के बीच में बॉन्ड है इसे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन का बना हुआ होता है इन दोनों के बीच में बॉन्ड। और बाकी जो 2 शुगर के बीच में फॉस्फेट लगी हुई है, जो 2 शुगर को जोड़ रही है, उसे बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और एंड में जो एक फॉस्फेट अलग रह जाता है जो किसी शुगर से नहीं जुड़ा हुआ, जो इसके एंड पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, उसे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बोलेंगे। दैट इज़ नॉट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये वाला है जो 2 राइबोज शुगर के बीच में बना हुआ है। और जो बेस और शुगर के बीच में है उसे बोलेंगे बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। 2 बेस के बीच में है तो हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 राइबोज शुगर के बीच में जो फॉस्फेट ज्वाइन है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ज्वाइन है। और जो लास्ट में जो सिंगल फॉस्फेट ग्रुप रह जाता है उसे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बोलेंगे। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया कि वो दिखता कैसा है, कहाँ प्रेजेंट होता है। अब उसके रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो रेप्लिकेट कैसे होता है। तो पहले देखेंगे सेल डिवीज़न। ये सेल साइकिल की ये स्टेज दिखा रखी हैं, माइटोटिक फेज़, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। अभी हमें सेल साइकिल नहीं पढ़नी है, अभी हमें डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी स्टेज पे होता है। तो डीएनए रेप्लिकेट करता है सेल साइकिल में एस फेज़ में। एस फेज़ को बोल सकते हैं सिंथेटिक फेज़ और इसे रेस्ट फेज़ भी बोला जाता है, जहाँ पर आके सेल रेस्ट करता है और डीएनए उसके अंदर रेप्लिकेट हो जाता है। तो एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेट होता है। डीएनए रेप्लिकेट्स इन एस फेज़ ऑफ सेल साइकिल। अब इसके स्टेप्स देखेंगे, स्टेप्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो पहला स्टेप्स है अनकॉइलिंग और अनवाइंडिंग एंड सेपरेशन ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड। अनकॉइलिंग, अब जैसे हमने पढ़ा था कि डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए और एक रोप की तरह, एक रस्सी की तरह ऐसे उसके 2 स्ट्रैंड होते हैं और ट्विस्टेड होते हैं। तो पहले तो हमें उसका सेपरेट करना पड़ेगा 2 स्ट्रैंड को, मतलब ट्विस्ट जो है वो उसे खोलना पड़ेगा। उसके बाद में बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, बेसिस के बीच में, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा।
तो इसमें एंजाइम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमें सारी एंजाइम के नाम याद रखने हैं। इसमें 12th के बोर्ड्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा मैकेनिज्म समझाना होता है या फिर कुछ एंजाइम्स के बारे में बताना होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में कहाँ यूज़ में आती हैं और क्या इनका क्या रोल होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो फर्स्ट एंजाइम है अनकॉइलिंग और अनवाइंडिंग के लिए हेलिकेस एंजाइम दिस वन। सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, इसका फंक्शन जो है, जो काम करती है, 2 स्ट्रैंड्स को सेपरेट करती है डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। तो पहले ये क्या करेगी, सिंपल लैडर शेप स्ट्रक्चर, सीढ़ी के जैसा स्ट्रक्चर बना देगी। पहले अनकॉइलिंग करेगी, जो ट्विस्टेड है पहले वो ट्विस्ट खोल देगी और एक सीढ़ी की तरह स्ट्रक्चर बना देगी, एक लैडर की तरह। बीच में ये नाइट्रोजनस बेस में हाइड्रोजन बॉन्ड अभी भी प्रेजेंट है। उसके बाद रिमूव करेगी ये हाइड्रोजन बॉन्ड को। पहले दो स्ट्रैंड्स को लैडर शेप बना देगी, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगी। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने पर ये एक वाई शेप्ड और अनजिप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। अनजिप्ड जैसे कि हमारी बैग की चैन खोलते हैं तो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन के आता है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम रेप्लिकेटिंग फॉर्क भी बोलते हैं। तो इसमें एक प्रोटीन का भी यूज़ होता है, डबल हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये इंश्योर करता है, ये वाला प्रोटीन, कि जो 2 स्ट्रैंड हेलिकेस ने अलग किए हैं वो दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना ले। तो डबल हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन ये इंश्योर करता है कि दोबारा से बॉन्ड ना बने और सेपरेशन 2 स्ट्रैंड का जो है वो ऐसे का ऐसा ही रहे। सो दिस इंश्योर दैट 2 स्ट्रैंड्स रिमेन सेपरेट। उसके बाद एंजाइम आती है टोपोआइसोमेरेज, ये यूकारियोट्स के लिए है। और दूसरी एंजाइम है डीएनए गायरेज, ये यूज्ड होती है प्रोकारियोट्स में। यूकारियोट्स, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोट्स वर्ड यूज़ करते हैं न्यूक्लियस को डिनोट करने के लिए। सो जिन ऑर्गेनिज्म में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विद अ न्यूक्लियर बाउंड्री, मतलब जेनेटिक मटेरियल पैक्ड होता है न्यूक्लियस की शेप में, उनको हम यूकारियोट्स बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स आर यूकारियोट्स, हमारे अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस में पैक्ड है। और प्रोकारियोट्स वो होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे बैक्टीरिया में ऐसे ही पड़ा हुआ होता है जेनेटिक मटेरियल, उसमें यूज़ होते हैं डीएनए गायरेज, और यूकारियोट्स में यूज़ होते हैं टोपोआइसोमेरेज। अब इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या है? सो दीज एंजाइम्स आर यूज्ड टू रिमूवल ऑफ टेंशन। ये टेंशन के रिमूवल के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब 2 स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, हेलिकेस एंजाइम 2 स्ट्रैंड्स को अलग कर देता है, तो उनमें एक टेंशन रहती है, मतलब कि वो पूरे स्ट्रेट नहीं होते, बीच में से कहीं कहीं से ट्विस्टेड होते हैं, उनका शेप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता। उन्हें स्ट्रेट करने के लिए, उनमें से टेंशन रिमूव करने के लिए टोपोआइसोमेरेज यूज़ होती है यूकारियोट्स में, और डीएनए गायरेज प्रोकारियोट्स में यूज़ होती है। ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड बिहेव एज अ मास्टर कॉपी और टेम्पलेट। अब जो स्ट्रैंड सेपरेट हुए हैं वो एज अ मास्टर कॉपी या टेम्पलेट बिहेव करते हैं, मतलब उन पे जो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस प्रेजेंट हैं, बेसिस के सीक्वेंस प्रेजेंट हैं, उनके हिसाब से अब न्यू डीएनए फॉर्म होगा। So the second step is polymerization of deoxyribonucleotide and formation of new strand। अब deoxyribonucleotide के पॉलीमर बनेंगे और नया स्ट्रैंड फॉर्म हो जाएगा। अब कैसे बनेंगे? तो उसके लिए पहली एंजाइम जो है हमारी वो है डीएनए पॉलीमरेज। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। ये इलोंगेशन के लिए यूज्ड होती है। अरेंज न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड, नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड अरेंज करती है चैन की फॉर्म में अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ बेसिस ऑफ मास्टर कॉपी। अभी हमने पढ़ा था कि दोनों स्ट्रैंड जो अलग हो गए हैं वो ईच स्ट्रैंड एज अ मास्टर कॉपी और टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा और
उनके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की बेस सीक्वेंस है उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये डीएनए पॉलीमरेज पॉलीन्यूक्लियोटाइड अरेंज करती है। और ये लाती कहाँ से है वो न्यूक्लियोटाइड्स? ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोटाइड लाके उनके अकॉर्डिंग उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंट्रास्टिंग सिचुएशन में उनको अरेंज कर देती है। अब नेक्स्ट एंजाइम है प्राइमेस। अब हमने डीएनए पॉलीमरेज का पढ़ा कि वो पहले उन बेसिस न्यूक्लियोटाइड के बेसिस को पढ़ती है जो मास्टर कॉपी या टेम्पलेट स्ट्रैंड पे प्रेजेंट हैं, और उन्हें पढ़कर फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म से सेलेक्ट करती है और लाके एक नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करती है। तो ये एंजाइम एक तरीके से डीएनए पॉलीमरेज बहुत पढ़ी लिखी एंजाइम है, एजुकेटेड एंजाइम। लेकिन एजुकेटेड है लेकिन लेज़ी बहुत है, तो इसके लिए प्राइमेस की ज़रूरत पड़ेगी। अभी अपना काम ऐसे नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा लेज़ी है। तो प्राइमेस पहले प्राइमर बना के देता है, थोड़ा सा काम कर देता है इसका, यानी प्राइमर इज़ अ पॉइंट ऑफ डीएनए सिंथेसिस। ये उसे प्राइमेज एंजाइम प्राइमर बना के देती है जो कि पॉइंट है डीएनए सिंथेसिस का। तो वहाँ से फिर ये डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस स्टार्ट करता है। पहले प्राइमर लगेगा, उसके बाद ये सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। जब तक प्राइमर नहीं लगेगा ये सिंथेसिस स्टार्ट नहीं करेगा। तो प्राइमेज एंजाइम प्राइमर बनाती है जो कि पॉइंट है नए डीएनए सिंथेसिस का। पहले ये थोड़ा सा डीएनए फॉर्म करके दे देता है प्राइमर की फॉर्म में, उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज आगे का स्ट्रैंड जो हमारा नया स्ट्रैंड बनना है वो बना के देती है। अब ये देखना है सिंथेसिस जो होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होता है हमेशा। जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो सिंथेसिस उसका 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होगा। जैसा भी हमने पढ़ा था डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हमने पीछे पढ़े थे वो एंटी पैरेलल थे एक दूसरे के, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में होगा सिंथेसिस। और पॉलीमरेज जो रीड करेगी, जो हमारी पढ़ी लिखी एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, वो रीड करेगी 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में। मतलब सिंथेसिस होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम और पॉलीमरेज रीड करेगी 3 प्राइम से 5 प्राइम। मतलब 3 प्राइम से 5 प्राइम रीड करती जाएगी और 5 प्राइम से 3 प्राइम डीएनए का नए डीएनए का सिंथेसिस करती जाएगी। वो हम अभी आगे देखेंगे। रेप्लिकेशन स्टार्ट साइमल्टेनियसली ऑन बोथ द स्ट्रैंड। रेप्लिकेशन जो है वो दोनों स्ट्रैंड्स पे एक साथ स्टार्ट हो जाता है। 2 डीएनए पॉलीमरेज की यूनिट मिलके एक डीएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जिसे हम रेप्लिसोम कहते हैं। वही रेप्लिसोम नया डीएनए बनाने में हेल्प करता है। कंटिन्यूस सिंथेसिस ऑन वन स्ट्रैंड एंड डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस ऑन अनदर स्ट्रैंड। ये थर्ड स्टेप है। एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूस सिंथेसिस होगा और दूसरे पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होगा। देखते हैं कैसे। तो ये पहला स्ट्रैंड है 5 प्राइम 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ, ये 3 प्राइम ये 5 प्राइम, और ये जो है ये हमारा रेप्लिसोम है जो 2 डीएनए पॉलीमरेज से मिलकर के एक यूनिट बना दी है रेप्लिसोम। अब ये 3 प्राइम से इधर की तरफ आगे बढ़ रहा है फॉर्मेशन करते हुए। अब देख सकते हैं हम यहाँ प्राइमर लगा हुआ है इसमें। यहाँ पर ये प्राइमर लगा हुआ है। प्राइमर के बाद में ये 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ रीड करता जा रहा है और 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ये नया स्ट्रैंड बना रहा है। 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ नया स्ट्रैंड बना रहा है। यहाँ से रीड करके साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोटाइड ला रहा है। और जैसे टी है तो एप्पल ऑन ट्री जैसा हमने याद किया था, तो ये ए टी के कंट्रास्ट में ए ला के लगा दिया, ए के कंट्रास्ट में टी ला के लगा दिया। अब जैसे यहाँ सी के कंट्रास्ट में जी ला के लगा दिया साइटोप्लाज्म से। तो ऐसे ये सिंथेसिस करता जा रहा है। 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ रीड कर रहा है और 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ये सिंथेसिस कर रहा है। लेकिन
जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड है वो रेप्लिसोम 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ तो रीड कर नहीं सकता, क्योंकि रीड तो उसे 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ करना ही होता है, और फॉर्मेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ करना होता है। तो अब ये कैसे करेगा? तो फर्स्ट वाले में देखा हमने कंटिन्यूस सिंथेसिस हो गया, क्योंकि ये बहुत इजी था इसके लिए, तो इसलिए हम इसे लीडिंग स्ट्रैंड बोल देंगे। अब सेकंड वाले में देख रहे हैं कि सेकंड वाले में ये पॉसिबल नहीं है कि वो फर्स्ट वाले स्ट्रैंड की तरह ही काम करे, तो सेकंड वाले में वो दूसरी तरीके से काम करता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, जिसे हम रेप्लिसोम भी बोल देते हैं 2 यूनिट्स को। तो वो क्या करता है, एक स्मॉल सेक्शन में डिवाइड कर लेता है इस वाले स्ट्रैंड को, जिसे वो रीड नहीं कर सकता। तो वो स्मॉल सेक्शन में डिवाइड कर लेता है और फिर रीड करता है स्मॉल सेक्शन को 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ, और उसके कम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है और 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ उसका फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में करके ये फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि पूरे स्ट्रैंड का एक साथ ये इस तरीके से फॉर्मेशन नहीं कर सकता, क्योंकि 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रीड नहीं कर सकता। तो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स को लेके, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को लेके ये सिंथेसिस करता है और उसके बाद में उन्हें रिवर्स डायरेक्शन में फिट कर देता है। इसमें प्राइमर भी काफ़ी जगह यूज़ होती है, जैसे इसमें देख रहे हैं हम प्राइमर एक ही जगह यूज़ है, इसमें देख रहे हैं प्राइमर यहाँ भी यूज़ है, यहाँ भी यूज़ है। जब भी ये कोई नया फ्रैगमेंट बनाता है तो स्टार्टिंग में प्राइमर लगती है, उसके बाद में ये एक नया फ्रैगमेंट बनाता है। तो इसलिए इसमें डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, इसलिए इसे हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड वो है जिसमें कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, और ये जो फ्रैगमेंट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। दीज फ्रैगमेंट्स आर नोन एज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, इनका नाम पड़ा है टुनेको ओकाज़ाकी, एक जापानीज साइंटिस्ट थी जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की। फ्रैगमेंट्स भी बोल सकते हैं, सेगमेंट्स भी बोल सकते हैं। टुनेको ओकाज़ाकी जापानीज साइंटिस्ट थी, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी कि इस तरीके से डीएनए में लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। अब जब इसमें दोनों स्ट्रैंड में सिंथेसिस हो जाता है, एक डीएनए से अब ये रेप्लिकेट होकर 2 डीएनए यूनिट हमारी बन जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकंड वन इज़ दिस। अब ये 2 डीएनए यूनिट्स बन जाती हैं। हम आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। उसके बाद होती है प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। अब ये देखते हैं कि कहीं कोई न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस गलत तो नहीं लग गया, किसी साइटोसिन के साथ एडेनिन या थाइमिन तो नहीं आके कनेक्ट हो गया। अब उसके लिए ये रीड करते हैं एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज, जो कि पढ़े लिखे एंजाइम्स हैं। डीएनए पॉलीमरेज रीड करता है, उसके बाद में रिपेयर करता है। रिपेयर कैसे करेगा, उसके लिए उसकी 2 तरीके की एक्टिविटी है, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड सेकंड वन इज़ एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो जो उसे रॉन्ग सीक्वेंस लगते हैं जब वो रीड करती है डीएनए पॉलीमरेज, उन्हें कट कर देती है, रॉन्ग सीक्वेंस को कट कर देती है मिडिल से, जहाँ पे भी उसे रॉन्ग सीक्वेंस दिखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के या कुछ और इसको प्रॉब्लम लगती है और लगता है उसे रिपेयर करना है। उसके बाद में एक्सोन्यूक्लियस उन एंजाइम्स को पुल कर लेती है, यानी कि सेपरेट आउट कर लेती है। एंडोन्यूक्लियस कट करती है उन्हें और एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करती है, सेपरेट आउट कर देती है। रिमूव एंडोन्यूक्लियस रिमूव रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द मिडल एंड एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स। नाउ डीएनए पॉलीमरेज फिल्स अप द गैप विद राइट न्यूक्लियोटाइड। फिर डीएनए पॉलीमरेज उसको अपनी जो उसने गलती कर दी थी उसको सुधारने के लिए नए न्यूक्लियोटाइड लेकर आती है और रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड की जगह लगा देती है।
अब ज्वाइन कैसे होंगे, उसके पास कोई फेविकॉल तो है नहीं कि वो ज्वाइन करेगी, उसके लिए भी एक एंजाइम आती है, उसे बोलते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। लाइगेज मीन्स किसी भी चीज़ को ज्वाइन करना या कनेक्ट करना। डीएनए लाइगेज एंजाइम्स उन फ्रेगमेंट्स को, जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं और जो ये नए न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस लेके आई है, राइट वाले रॉन्ग रिमूव करके राइट जो लगाने होते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज़ होती है उनको वहाँ पर लगाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। रिमूवल ऑफ द फिफ्थ पॉइंट इज़ रिमूवल ऑफ डीएनए प्राइमर्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अब डीएनए प्राइमर उनका काम ख़त्म हो गया है, उनका इतना काम होता है कि वो डीएनए की सिंथेसिस का एक पॉइंट बन जाए, स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं बेसिकली इसे हम। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है डीएनए के फॉर्मेशन का। तो जब डीएनए फॉर्म हो जाता है तो इनका कोई काम नहीं रहता, वहाँ आरएनए प्राइमर्स होते हैं। ये डीएनए फॉर्मेशन ऑफ डीएनए हो या आरएनए हो, आरएनए प्राइमर्स बोलते हैं इन्हें। आरएनए प्राइमर्स रिमूव हो जाते हैं फॉर्मेशन के बाद में, और ओकाज़ाकी सेगमेंट्स जो हैं, जो अलग अलग थे, उन्हें जोड़ने का काम करती है डीएनए लाइगेज एंजाइम। सो सारी एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक बार एंजाइम्स को हम रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी एंजाइम यूज़ हुई। पहले यूज़ हुई हेलिकेस एंजाइम, जो कि सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स के लिए यूज़ होती है, 2 स्ट्रैंड को अलग करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद यूज़ होता है डबल हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये एंजाइम नहीं है, प्रोटीन है, जो कि इंश्योर करता है कि जो अलग स्ट्रैंड हुए थे हेलिकेस से, वो अलग ही रहें, ज्वाइन ना हो जाएं। उसके बाद में टोपोआइसोमेरेज यूकारियोट्स में और डीएनए गायरेज प्रोकारियोट्स के लिए होती है। ये टेंशन रिमूव करने के लिए होती है, फॉर द रिमूवल ऑफ टेंशन। उसके बाद यूज़ होती है एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, जो पढ़ी लिखी एंजाइम है हमारी, वो रीड करती है डीएनए सीक्वेंसेस को, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को, और कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ बेसिस लाके वहाँ पर लगा देती है नए डीएनए फॉर्मेशन के लिए। लेकिन दिस इज़ वेरी लेज़ी, तो इसके लिए यूज़ होती है प्राइमेज एंजाइम, जो कि प्राइमर का फॉर्मेशन करती है। इनका थोड़ा सा काम करके देती है, बाकी काम ये डीएनए पॉलीमरेज कर लेती है फॉर द डीएनए सिंथेसिस। उसके बाद में आता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज में एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एंडोन्यूक्लियस कट करती है रॉन्ग सीक्वेंस को और उसे पुल्ड आउट करती हैं, रिमूव करती हैं वहाँ से एक्सोन्यूक्लियस फ्रॉम द एंड्स। और डीएनए लाइगेज होता है ज्वाइन करने के लिए, जो राइट सीक्वेंस है बेस पेयर के या न्यूक्लियोटाइड के, और फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ ओकाज़ाकी सेगमेंट्स। So thank you. If you then like the video, subscribe the channel and share the video. Have a good day.